Hi again, I hope you are doing great and the last video helped you in the revision of section number 11D and SEBI regulations 2003. Now in this video we will cover SEBI procedure for holding inquiry and imposing penalties rules 1995. So without wasting any time, let's get started. Are you facing problem in answer writing? There is no one to solve your doubt. You stuck at hard or complex to understand topics. You want to learn and revise the subject quickly? Don't worry, we have a solution for you. It's the Fly High Institute's handholding program. In this program, we assign you questions and evaluate your answer. We provide 1:1 doubt solving. We provide 1:1 explanation of complex topics. We provide audio notes of selected topics and we organize revision sessions for selected topics. In order to enroll, get in touch on the below mentioned number. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group 2nd for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. स्टार्टिंग विथ रूल्स, इसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं रूल 3 में बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी। इसमें बोला है कि बोर्ड का अगर ओपिनियन है कि एडजजिंग करने के लिए ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ टू बी एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी। तो ये आपको रूल 3 के अंदर याद रखना है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। देन उसके बाद में रूल 4 में दिया है होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी। इसमें लिखा है कि बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल इन द फर्स्ट इंस्टांस इशू अ नोटिस टू सच पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस व्हाई एन इंक्वायरी शुड नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट हिम। तो पहले पॉइंट में शो कॉज नोटिस इशू करा जाएगा और उस पर्सन से बोला जाएगा कि वो रीजंस शो करे कि उसके अगेंस्ट इंक्वायरी क्यों ना करी जाए। सेकंड इज नोटिस शेल इंक्लूड द नेचर ऑफ ऑफेंस। उस नोटिस में स्टेट करना है कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। थर्ड में बोले आफ्टर कंसिडरिंग द कॉज, जो भी रिप्लाई उस पर्सन का आएगा उसके बाद में अगर बोर्ड या एओ को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए तो वो इशू करेंगे नोटिस फिक्सिंग अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ दैट पर्सन। अब वो पर्सन कैसे अपीयर हो सकता है, या तो वो पर्सनली अपीयर हो सकता है, या वो लॉयर के थ्रू हो सकता है, या वो अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपीयर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है ऑन द डेट फिक्स्ड बोर्ड और एओ शेल एक्सप्लेन द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो जो भी ऑफेंस है वो उसको एक्सप्लेन करा जाएगा। देन बोर्ड और एओ शेल देन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सच पर्सन टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट और एविडेंस एज ही में कंसिडर रेलेवेंट टू द इंक्वायरी। तो जो भी पर्सन कंसर्न है, ठीक है, अगर उसको कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करने जो कि रेलेवेंट है इंक्वायरी के लिए, तो वो चीज का भी मौका जो है उसको दिया जाएगा। देन बोर्ड में अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन एन इंक्वायरी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को इंक्वायरी में अपॉइंट करा जा सकता है। सिक्स्थ में बोला है while holding an inquiry under this rule board या AO shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances to give evidence or produce document। तो अगर किसी और पर्सन को कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह पता है या उसके पास में कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको भी बुलाया जा सकता है बोर्ड या एओ के द्वारा बाय इशूइंग दी समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ दैट पर्सन। देन सेवेंथ पॉइंट में बोला इफ पर्सन फेल्स टू अपीयर बोर्ड में प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ सच पर्सन। अगर जो भी पर्सन है अगर वो फेल हो जाता है अपीयर होने में तो बोर्ड उसके बिना भी जो है प्रोसीडिंग्स को कैरी कर सकता है। तो ये पूरा रूल 4 है जो आपको ध्यान में रखना है। सो रूल 3 एंड रूल 4। स्टार्टिंग विथ रूल 5 में बोला है ऑर्डर ऑफ द बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। इसमें बोला इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द एविडेंस बोर्ड और एओ इज सेटिस्फाइड दैट पर्सन हैज बिकम लायबल टू पेनल्टी ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग इंपोज सच पेनल्टी एज ही थिंक्स फिट। तो अगर उनको लगता है कि यस पर्सन जो है वो लायबल है पेनल्टी के लिए तो जो भी पेनल्टी उनको सही लगती होगी वो पेनल्टी वो उसके ऊपर इंपोज कर देंगे बाय ऑर्डर इन राइटिंग। अब फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करेंगे बाय एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, जब कितनी पेनल्टी लगानी है वो कैसे डिसाइड करें उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एन इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, एंड थर्ड द रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। तो ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पे जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी है वो एडजस्ट करा जाएगा। देन थर्ड में एवरी ऑर्डर टू स्पेसिफाई द प्रोविजंस ऑफ एक्ट अंडर विच डिफॉल्ट हैज टेकन प्लेस। तो जिस भी प्रोविजन का वायलेशन करा है उस पर्सन ने वो भी आपको मेंशन करना है ऑर्डर के अंदर। देन एवरी सच ऑर्डर शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय बोर्ड और एओ। वो ऑर्डर जो है वो डेटेड और साइंड होना चाहिए। एंड लास्ट जो भी बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जिसने पास करा है ऑर्डर वो रेक्टिफाई कर सकते हैं कोई भी एरर जो कि एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड ऑन सच ऑर्डर खुद से, या फिर जब वो एरर जो है वो उनको बताया जाता है अफेक्टेड पर्सन के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो अगर मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है और मैं उनको जाकर के बताता हूं कि इस ऑर्डर में ये मिस्टेक है, दैट मिस्टेक इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट मेरे को उनको बताना है 15 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। उसके बाद में रूल 6 में बोला है कॉपी ऑफ ऑर्डर। इसमें लिखा है कि बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो इनको सेंड करना है कॉपी हर एक ऑर्डर की जो वो पास करेंगे अंडर रूल्स बाय टू द पर्सन कंसर्न्ड एंड टू द बोर्ड। तो रूल 5 और रूल 6 ये आपको ध्यान रखना है।
स्टार्टिंग विथ रूल 7 में बताया सर्विस ऑफ नोटिसेस एंड ऑर्डर, तो कहाँ नोटिस और ऑर्डर जो है वो भेजे जाएंगे, किस तरीके से सर्व करे जाएंगे। सो नोटिस ऑर्डर इशूड shall be served on the person in the following manner by delivering or tendering it to that person or his duly authorized agent, तो या उस पर्सन को देंगे या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को, by sending it to the person by fax or electronic mail or courier or speed post या registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence या फिर last known place of residence या place where he carried on or last carried on business or personally works or last worked for gain। अब अगर फैक्स से भेज रहे हैं तो नोटिस शेल बियर द नोट दैट सेम इज बीइंग सेंट बाय फैक्स एंड इफ डॉक्यूमेंट कंटेन्स एनेक्शर्स, तो जो नंबर ऑफ पेजेस भेजे हैं वो भी मेंशन करना है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल के केस में डिजिटली साइन होना चाहिए, और अगर मेल बाउंस हो जाता है तो उसको वैलिड सर्विस जो है वो नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाउंस अगर हो जाता है मेल तो उसको वैलिड सर्विस नहीं माना जाएगा। उसके बाद थर्ड बोला कि अगर ए और बी में हम सर्विस नहीं कर पा रहे हैं तो by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carry business or personally work for gain or last work for gain, and at that जो वो अफिक्स हमने करा है, ठीक है, दैट शुड बी विटनेस्ड बाय 2 पर्सन्स। देन डी में बोला इफ कैन नॉट बी अफिक्स्ड, अगर अफिक्स भी नहीं कर सकते ऑन द आउटर डोर जैसा कि सी में दिया हुआ है, तो बाय पब्लिशिंग द नोटिस इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स, वन इन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर एंड अनदर इन जो रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर है ऑफ द रीजन सच पर्सन लास्ट नोन टू रिसाइड और वर्क फॉर गेन। तो ये रूल 7 में सर्विस ऑफ नोटिसेस एंड ऑर्डर जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ आरबीआई। इसमें बोला एज पर सेक्शन 45 एंड सबसेक्शन 1 आरबीआई जो है वो किसी भी टाइम पे इंस्पेक्ट कर सकती है ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय को या अदर पर्सन को of any non-banking institution including a financial institution for the purpose of verifying the correctness or completeness of any statement, information or particular furnished to the bank यानी furnished to the RBI, or for the purpose of obtaining any information or particulars which NBI यानी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड टू फर्निश ऑन कॉल्ड अपॉन। तो जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगी थी अगर वो देने में फेल हो जाते हैं तो उसको ऑब्टेन करने के लिए भी इंस्पेक्शन जो है वो आरबीआई ऑर्डर कर सकती है। सेकंड इज ऑफ एनी एनबीआई बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ बैंक सो कंसीडर। तो सेकंड वाले में अगर आरबीआई को सही लगता है कि इंस्पेक्शन कैरी आउट करना चाहिए किसी भी एनबीआई का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे। देन सेकंड इसमें दिया है ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड मैनेजर और अदर बॉडी जो कि मैनेजमेंट जिसके पास है एनबीआई के अफेयर्स का, ठीक है, उनकी ड्यूटी बन जाएगी, और जो भी दूसरे ऑफिसर एम्प्लॉय हैं उनकी भी ड्यूटी बन जाएगी टू प्रोड्यूस टू द इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ऑल सच बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो उनके कस्टडी और पावर में है, एंड टू फर्निश दैट अथॉरिटी विद एनी स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज दैट अथॉरिटी में रिक्वायर ऑफ हिम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो जो भी वो इन्फॉर्मेशन बोलेंगे वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगी स्पेसिफाइड टाइम में। उसके बाद 45 एन सबसेक्शन 3 में लिखा है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी में एग्जामिन ऑन ओथ any director or member of any committee or body vested with the management of affairs of NBI or other officers या employee in relation to business and may administer on oath accordingly। तो वो इंस्पेक्ट जो है जो भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी वो एग्जामिन भी कर सकती है किसी भी डायरेक्टर वगैरह या मेंबर को ओथ के ऊपर। तो ये पावर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ आरबीआई में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.